प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। मैं अजय आदित्य सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोग जितने भी बच्चे 11th के एग्जाम देने वाले हैं, यानी 11वीं कक्षा के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों का एग्जाम लगा और देखेंगे बेसिकली आपका पहले ही पॉलिटिकल साइंस पड़ गया है 16 तारीख को। तो जैसे अभी देखते हैं जो फाइनल एग्जाम का होता है, बोर्ड वालों का होता है, जो 12वीं कक्षा का होता है, वो भी लगभग देखते हैं पहले पॉलिटिकल साइंस का पड़ गया है। तो 11th का भी उसी के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपका जो टाइम टेबल है सेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 16 तारीख को जो आपका होने वाला है पेपर, उसके लिए हम कुछ विशेष रणनीति बनाकर आए। ये हालांकि वीडियो आपको जो मिल रही है, इसमें हम पूरा वन शॉट देंगे। इस वन शॉट में हम पूरा दोनों बुक कंप्लीट करने वाले हैं बहुत कम समय में। यानी कि हम अगर आपसे कहें बेटा कि क्या करने वाले हैं, तो आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम गागर में सागर भर देंगे। आज क्या करेंगे? गागर में सागर भर देंगे। आज हम आपको क्या करेंगे, आज पूरा टोटल वन शॉट दे देंगे। और बहुत लंबी वीडियो नहीं हो, ठीक है, पूरा लंबी नहीं होगी, छोटी ही होगी, बट आपके लिए बड़ा इंपैक्टफुल होगी, आपके एग्जाम के लिए बड़ा लाभकारी होगी। यानी कि इसके माध्यम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इस लेवल पर कर पाएंगे कि जैसे आपको पता होगा कि आप एग्जाम में पूरा 100 में 100 करके आएंगे। तो चलिए अब हम आपसे बात करते हैं गागर में सागर की पॉलिटिकल साइंस की। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे बेटा। तो चलिए अब हम आगे आपसे बात करेंगे। तो देखिएगा जैसे कि, ठीक है, हमारा जो पहला ही चैप्टर होता है हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, पूरा कंप्लीट करा देंगे और गागर में सागर टाइप कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे भाई? तो आपको हम पूरा कंप्लीट गागर में सागर करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, पहले संविधान, पहला चैप्टर कौन सा है? संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि संविधान क्यों और कैसे की जब बात होती है, तो हमारे देश में संविधान की जब चर्चा हुई तो हमारे देश में संविधान का निर्माण किया गया था। आपको ये बात भली भांति पता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हम आपसे चर्चा कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहां पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे कि सबसे प्रमुख तौर पर एक चीज होती है क्या, तो भारतीय संविधान का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? भारतीय संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, और हम जितना पढ़ाएंगे इतना कर लीजिएगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे भाई। आप अपने एग्जाम में बेटा बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो जब निर्माण होता है तो देखेंगे किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? संविधान सभा द्वारा। अब ये संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? निर्माण कर दिया जाता है। जैसे ही संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया जाता है तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान सभा में बैठक करी, और पहली बैठक कब होती है, कैसे होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारे संविधान सभा की क्या की गई, हमारे संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया। अब संविधान सभा के द्वारा संविधान का जब निर्माण किया जाता है, देखेंगे कि जो पहली बैठक होती है, जो पहली बैठक होती है वह कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इस दिन ही अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है बेटा? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया जाता है। किसको बनाया जाता है बेटा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, अस्थायी का मतलब ये होता है ना कि कुछ समय तक के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि नहीं बहुत लंबे समय तक के लिए, मतलब कि अस्थायी का मतलब ये हो जाता है
कि कुछ समय तक के लिए बनाया गया, फिर बाद में इनको हटा करके कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो लंबे समय तक के लिए रहेगा, उसी से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपने देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि संविधान सभा के जब 11 दिसंबर 1946 की बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन वाली जो बैठक होती है भाई, उस दिन क्या होता है, उस दिन जो होता है, उस दिन अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया था। हालांकि इसके पहले भी हम रिसेंटली पढ़ाए थे, हम रिवीजन करके आगे चलते हैं, आगे की जो पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है भाई, और इस तरह से संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी। और ये सब लेकर करके अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हो जाती है वहां तक पहुंच जाते हैं। जब अंतिम बैठक की बात आती है भाई, अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। कब होती है बेटा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हो जाती है। अब एक चीज देखना होगा, क्या देखना होगा कि जैसे ये अंतिम बैठक होती है तो अधिवेशन कितना हुआ था, तो ये अंतिम बैठक वाला ही क्या था, ये 12वां अधिवेशन था बेटा। कौन सा अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था, तो 12वां अधिवेशन था। ठीक है, अब क्या होता है आगे की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि 12वां अधिवेशन हो जाता है, तो इसी 24 जनवरी 1950 वाले दिन ही अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सर्वसम्मति से क्या कर लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति चुना जाता है। जबकि भारत का संविधान, एक नोट करके लिख लेंगे, एक नोट लिखेंगे बेटा, एक नोट लिखेंगे, भारतीय संविधान भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण कर लिया गया था, कर लिया गया था तथा इसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू भी किया गया, लागू भी किया गया। ओके, इसे क्या किया गया, इसे लागू भी किया गया। जबकि भारतीय संविधान ऐसे लिखेंगे, जबकि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
1950 ईस्वी को लागू किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है भाई, तो ये हमारे संविधान के बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप देख रहे हैं। आगे की बात करते हैं तो क्या होती है, अगला नोट लिखिएगा। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को बनने में कुल कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का, 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का क्या हुआ था, समय लगा था। तो हमें लगता है कि ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, एकदम अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया बेटा कि 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का क्या होता है, समय लगता है। इस बात को हम लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से। आइए अब आगे देखते हैं। अब अगला हम लोग का जो चैप्टर आता है अधिकार की, जब बात होती है बेटा, अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो होता है बेटा कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं बेटा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आइए अब हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा मौलिक अधिकार कहां पर रखे गए हैं। भाग 3, ठीक है, ये है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये कहां से कहां तक चलता है, बहुत क्वेश्चन यहां से आता है बेटा। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। और उसके बाद आगे की बात करते हैं, मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के उन अधिकारों से, अधिकारों से होता है जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना गरिमामय जीवन यापन करता है, व्यक्ति अपना गरिमामय जीवन यापन करता है। ये चीजें हो जाती हैं जैसा कि हमने आपको बता दिया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इन्हें कहां के संविधान से लिया गया है तो नोट करके लिख लेंगे, एक नोट लिखिएगा। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान, मौलिक अधिकारों का प्रावधान
अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया बेटा? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया बेटा? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दैट्स क्लियर? ठीक है, आगे देखिएगा। आगे की जब बात होती है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। अर्थात, अर्थात न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। न्यायालय में वाद योग्य होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। ये बात की गई है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग, ये पीडीएफ भी आपको मिली जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ भी आप लोग ले लेंगे, ऐसे अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा अजय आदित्य सर नाम है। ठीक है, तो अजय आदित्य सर ऑफिशियल एक हमारा टेलीग्राम है, वहां पर भी हम आपको मिलते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखिए, आगे देखते हैं, आगे का नोट देखेंगे। मौलिक अधिकारों के, ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, उल्लंघन पर आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि, लिख लीजिएगा, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नोट, अनुच्छेद 32 को ही, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा, आत्मा की संज्ञा
दिया है, भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है। ठीक है भाई, इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा की क्या किया गया है, संज्ञा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात तो समझ रहे होंगे बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर है, बेहतर तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। ठीक है, भारतीय मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में कुल मौलिक कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट, कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस बात से आप लोग सहमत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को अरे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आप 16 तारीख को जाएंगे एग्जाम में, एंजॉय करके आएंगे बढ़िया से, एकदम पूरा फुल करके आएंगे, कंप्लीट करके आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हम है ना। भले अभी आप लोग का कमेंट हम नहीं देख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट डाल दीजिएगा, हम आप लोग का कमेंट देखेंगे, लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, या 6 बची रह गई है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में आप कहेंगे कि कुल 6 मौलिक अधिकार है। हाँ सर, हेलो सर, बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर, नमस्कार सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लास के सर।
कोई ना सर, हम करते हैं अभी कॉल बैक आपको। हाँ? ठीक है भाई, ये बात क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब उसके बाद यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, हमें ऐसा लगता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं। ओके, डन है भाई, डन है। तो कुल मौलिक अधिकार हैं, को इस प्रकार कुल मौलिक अधिकार 6 हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। क्या है भाई? निम्नलिखित हैं। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों पर हम आप चर्चा करेंगे। चलते हैं 6 मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, तो जो पहला मौलिक अधिकार है, ऐसे देख लेते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तीसरा 22 हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। ठीक है, पांचवा क्या होगा? और चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे हमारी, हमें लगता है बहुत अच्छे से समझे होंगे आप लोग, है ना? कोई संदेह नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ओके, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। सब सही है। पांचवा क्या होगा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है भाई, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 29 व 30। ठीक है, और अंतिम जो होता है बेटा, छठे नंबर पर जो होता है, ये 6 नंबर का जो होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। वह बात हम बहुत पहले ही आपको बता दिए बेटा, वह बात काफी पहले ही बता दी है। ये बात क्लियर हो गई आपको? देखिए आज हम बहुत अच्छे तरीके से हम पहले ही बोल दिए आपको कि बेटा हम आपको गागर में सागर भर रहे हैं,
हम आपको क्या कर रहे हैं, गागर में सागर भर रहे हैं। एक बार आप लोग लाइक करिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा कैसी आपकी क्लास लगी। बाद में हम आप लोग का कमेंट देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं करते हैं तो अजय आदित्य सर करके है, इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अजय आदित्य सर ऑफिशियल करके टेलीग्राम हमारा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम मिले रहते हैं। यानी कि फेसबुक वगैरह हर जगह पर हम उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या कभी होती है तो आप हमसे बता दिया करिए, ठीक है भाई। हाँ, आइए अब देखते हैं उसके बाद आगे क्या होगा। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरफ चल देते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। कहां पर बेटा, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। डीपीएसपी की चर्चा की गई है। कहां से लिया गया बेटा ये, तो ये लिया गया है डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब सही है, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज क्लियर, सब शानदार है, सब जबरदस्त है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो कहेंगे कि नहीं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होता है। अर्थात यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने देख लिया, आपने समझा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी, ठीक है भाई, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को, अच्छे तरीके से क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य जो होता है बेटा, इसका उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी
राज्य की, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ओके। उसके बाद क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करते हैं बेटा तो क्या होता है, तो कहेंगे सरकार द्वारा भोजन, आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, इन सब की क्या करना, इन सब की व्यवस्था उपलब्ध कराना। ठीक है, इन सब की क्या करना है, जनता तक जनता तक पहुंच या पहुंचाना। ये कल्याणकारी राज्य यानी कि डीपीएसपी जो है, इस डीपीएसपी का ये उद्देश्य होता है, डीपीएसपी का। ये हो गई भाई डीपीएसपी की बात, जो कि आप लोगों ने देखा। ये बात हो गई डीपीएसपी की जो आप लोगों ने देखा। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या मामला है इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब भाग 4 क भी इसी तरह से मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आ जाता है। भाग 4 जो क है वो किससे रिलेटेड हो जाता है, भाग 4 क जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, भाग 4 क मौलिक कर्तव्य से होता है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है ये, तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है, लिया गया। ठीक है भाई, अब आगे देखिएगा। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन सी समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जबकि इनकी
वर्तमान संख्या 11 है। अब ये 11वां कब जोड़ा गया भाई? पहले तो 10 थे, अब कितने हो गए? 11। इसका मतलब कि 11वां जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया बेटा? तो एक 10 के बाद एक 11वां जोड़ दिया गया। तो नोट करके लिखेंगे कि 11वां कब जोड़ा गया और 11वें में क्या प्रावधान रखे गए। 11 जोड़ा गया और 11वें में क्या प्रावधान रखे गए, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षित करना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा। अच्छा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही देखेंगे, अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ही क्या किया गया था। यहां पर देखेंगे आर्टिकल 21 क के अंतर्गत, 21 क के तहत क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार भी दिया गया था, 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार। यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा था हमारे कंपटीशन में, खूब पूछा जाता है। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है भाई, तो ये बातें हो गई, आपने देखा होगा। हमें लगता है कि अब किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम आगे चलेंगे बेटा। हमें लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, तो हम यहां आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे चलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। चुनाव एवं प्रतिनिधित्व में देखते हैं कि भारत में चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी होती है वह निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, ये बताइएगा जरा, अकॉर्डिंग टू नेशनल, बताइए। निर्वाचन आयोग जो 324, आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की जब बात करते हैं तो वह आता है ना। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, बाकी अन्य आयुक्त होते हैं, इनका कार्य वगैरह क्या होता है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग अथवा अथवा निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद
324 के तहत किया गया है। एक नोट लिखिएगा बेटा, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जी थे। खूब पूछता है बेटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कौन थे? तो कहेंगे कि भारत में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप कहेंगे कि सर सुकुमार सेन थे। कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, आगे लिखिएगा। कार्य, चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव आयोग के कार्य। तो क्या होगा चुनाव आयोग के कार्य? चुनाव आयोग के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग तो चुनाव करवाना, चुनाव करवाना, ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, ठीक है, पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी नहीं है। आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना। ये सब काम किसका होता है बेटा? तो ये निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? तो आप कहेंगे सर ये इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक भाई, इलेक्शन कमीशन का हो जाता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये बात हमारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? कोई समस्या तो नहीं है ना किसी बच्चे को? एक बार बता दीजिएगा आप लोग। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो आप हमें एक बार अच्छे से बता दीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि आप लोग को समस्या होगी, छोटी से छोटी भी, बड़ी से बड़ी भी। कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या मामला है। अगला क्या टॉपिक होती है, आगे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या होता है देखेंगे। कार्यपालिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना होता है, लागू करना होता है। ठीक है, विधायिका भी दो प्रकार की होती है, एक केंद्र की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। ठीक है ना? केंद्रीय
विधायिका और कौन होती है? प्रांतीय विधायिका राज्य स्तर पर। ठीक है, कौन होती है बेटा? तो प्रांतीय विधायिका। तो केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं लोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आदि, मंत्रिपरिषद आदि ये आ जाते हैं। ठीक है बेटा। और इधर की अगर हम बात करते हैं, यहां पे अगर बात करते हैं तो देखेंगे इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं, ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे, है ना? आई होप कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। अब देखिएगा क्या होता है आगे। हम बात करें कि केंद्रीय विधायिका में जो राष्ट्रपति होता है वह हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, अथवा इसी को अगर हम कहें तो प्रथम नागरिक भी होता है, प्रथम नागरिक भी होता है। और यही व्यक्ति जो होता है राष्ट्रपति ही क्या होता है? प्रथम नागरिक के साथ साथ संवैधानिक प्रमुख भी होता है। यह हमारे देश का क्या होता है भाई? तो यही हमारे देश का क्या होता है भाई? संवैधानिक प्रमुख भी होता है, प्रमुख भी होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। आप कहेंगे सर तब प्रधानमंत्री कौन होता है? तो बेटा राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही तो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को हम लोग कहते हैं कि ये वास्तविक, ये क्या है? ये जो है ये वास्तविक मुखिया है। तो लिख लेंगे प्रधानमंत्री क्या होता है बेटा? तो ये वास्तविक प्रमुख होता है। ये क्या होता है? तो ये जो होता है ये वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? ये वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। आगे चला जाए, बताइए आप लोग, आगे चला जाना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। आई होप कि यहां तक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोग को यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी तरह से राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये क्या होता है? ये राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है बेटा? वास्तविक प्रमुख होता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए तब आगे चलेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप आगे चलेंगे। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चलें आगे, ठीक है ना? ऑल इज क्लियर। लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करके कमेंट
जरूर करिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब। कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ऑल इज क्लियर है, सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अब मामला यहां तक क्लियर जब हो ही जाता है तो आगे की जब बात होती है तो आइए आगे देख लेते हैं। विधायिका, जैसे कार्यपालिका का काम क्या था, लागू करना, तो विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना। विधायिका, ठीक है, विधायिका का कार्य, विधायिका का कार्य देश में कानून बनाना होता है। विधायिका का कार्य क्या होता है, देश में कानून बनाना होता है। भारत में, भारत में द्विसदनीय, द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, यानी कि दो सदन है। जैसे हम अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी संसद। क्या है बेटा, ये हमारी संसद। ये हो गई हमारी संसद। संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। मगर सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हम बताएंगे अभी कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो लिखेंगे कि संसद के 3 सदन राष्ट्रपति, नहीं नहीं 3 अंग, सॉरी सदन नहीं, अंग 2 होंगे बेटा, 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा है। तथा क्या है भाई, तथा लोकसभा है। क्लियर बात, क्या कहते हैं, क्या आप लोगों को हमारी बात क्लियर है कि नहीं है, एक बार जरा बताइएगा। हाँ, क्या आप लोगों को हमारी बात क्लियर है अथवा नहीं, एक बार जरा बता दीजिएगा आप लोग। अगर क्लियर है तो आगे चलें, अगर क्लियर है तो आगे चलें। ऑल इज क्लियर, चलिए अब देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं आपसे आगे, अगला पॉइंट कि संसद के 2 सदन राज्यसभा तथा लोकसभा है। ये हो गई, ठीक है भाई, ये 2 सदन हो गई, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक बार बताइएगा, आप लोगों को क्लियर हो गई, बताइए। चलिए
आगे चलें। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने आपको क्या बताया, जैसे हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर देखने की जरूरत होगी बेटा। अब क्या देखने की जरूरत होगी आपको, तो आप यहां पर ये चीज देख रहे होते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया, आपने जैसे कि यहां पर देख लिया कि राज्यसभा, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, लोकसभा ये हो गई सरला, ठीक है। तो संसद का उल्लेख कहां पर किया गया बेटा, आर्टिकल 79 में। राज्यसभा का कहां पर उल्लेख किया गया बेटा, आर्टिकल 80 में। और इसका कहां पर किया गया बेटा, आर्टिकल 81 में, ठीक है। तो ये हो जाती हैं बातें, जैसा कि हमने आपको अभी यहां पर बता दिया, ठीक है भाई, जैसा कि हमने आपको यहां पर बता दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑल इज क्लियर है बेटा, बताइए एक बार कि सर सब कुछ क्लियर है। यस सब कुछ क्लियर है बेटा, ऑल इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ये नोट करते चलिएगा आप लोग। न्यायपालिका क्या कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य, न्यायपालिका का कार्य विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाने के पश्चात, लागू किए जाने के पश्चात, किए जाने के पश्चात न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक समीक्षा की जाती है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है बेटा, क्या है, तो लिखेंगे कि सर भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। भारत में कैसी व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था भाई, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आइयो बेटा क्लियर है सब कुछ,
आई होप सब कुछ क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब क्लियर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात अगर करते हैं तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय है ना, भारत में सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जिसे क्या कहते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, सब कुछ डन है, ऑल इज क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे की, अगर बात करते हैं जैसे कि आगे ही देख लेते हैं। अब आगे क्या बात होगी हमारी, तो चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एकीकृत यानी कि एक सीजीआई, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक, तथा अन्य न्यायाधीश, ठीक है क्या भाई, अन्य न्यायाधीश, कुल मिलकर के कितना हुआ भाई, एक ये 33, तो 1 + 33 कितना हो गया बेटा, 34 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश हैं। ये कहां पर है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है बेटा, कहां अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है। और उसके बाद देखेंगे क्या होता है, इसके बाद देखिए सबसे ऊपर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है भाई। हमने जो बात किया बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, दिल्ली में है, कहां पर बेटा, दिल्ली में है, एक है, ठीक है। हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है बेटा, ये एग्जाम में आया था रिसेंटली, जो 12 वाले बच्चे थे, 25 है। और अधीनस्थ न्यायालय कहां पर होती है, तो जिला में होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, आप लोगों को हमने सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा दिया, और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोग को हमारी बात समझ में भी आ रही है, बहुत अच्छे से इतना पढ़ लेंगे ना, तो आप इसको अब हम क्या ही बताएं, 11th ही नहीं पूरा 12th में भी बहुत अच्छा इसको कर जाएंगे। आप 11th ही नहीं 12th में भी पूरा अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, इस बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए अब आगे देखते हैं, मामला आगे क्या होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग को सब कुछ क्लियर जा रहा है ना बेटा, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए आगे देखते हैं। अब कहने का मतलब ये होता है, आगे के जब पॉइंट हम बताएंगे आपको, यहां तक तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, यहां तक तो क्लियर ही है, सबका संदेह है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थानीय स्वशासन, एक चैप्टर होता है स्थानीय स्वशासन, जीवंत संविधान दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये होता है। स्थानीय स्वशासन के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं, स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन के बारे में देखते हैं बेटा, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग 11th में देखे होंगे, ये सब चैप्टर जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, हम उन टॉपिक को उठा करके आपको कवर करा दे रहे हैं। इसका हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया गया है, किया गया है। इन्हें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 1993 में, यानी कि 1992 में 1993 पारित किया गया। 1993 द्वारा भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़कर कुल 29 विषय प्रदान किए गए। कुल कितने विषय? कुल 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है भाई, कितने विषय प्रदान किए गए? तो 29 विषय प्रदान किए गए। ये बात आप लोग क्लियर हो गई? आइए आगे देखते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। नोट लिखिएगा। भारत में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती या पंचायतों को, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्या मनाया जाता है? तो कहेंगे कि सर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किसी को और कोई दिक्कत है क्या? और कोई समस्या है क्या? नहीं होगी, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से जो बता रहे हैं बेटा, इतना डीपली, अगर बाकायदा अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको कोई भी प्रकार की समस्या हमें नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इतना हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे हम।
क्योंकि आप एग्जाम में जब जाएंगे तो मुस्कुराते हुए निकलेंगे, देख लीजिएगा। तो ये हमारे कहने का मतलब होता है। आई होप आप लोग अच्छे से हमारी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कोई समस्या नहीं हो रही, देख रहे हैं बेटा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। ठीक है, लागू की गई थी। इसीलिए भारत में बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पी अथवा शिल्पकार माना जाता है। जबकि भारत में पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को माना गया है। ओके भाई, तो भारत में पंचायती राज का जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत में पंचायती राज का जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? तो भारत में पंचायती राज का जो जनक होते हैं वह कोई और होते हैं, और शिल्पी और शिल्पकार जो होता है वह कोई और हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है बात भाई? ऑल इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी? कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी? ठीक है, अब त्रिस्तरीय पंचायतों की अगर बात करते हैं तो किस स्तर पे कौन कौन सी पंचायतें हैं, तो देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायतें। वो त्रिस्तरीय पंचायतें कौन कौन सी, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 3 स्तर है। ठीक है भाई, कितने स्तर है भाई? 3 स्तर है। चलिए यहां पर देखिएगा, ग्राम स्तर, ठीक है, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर। ठीक है, और एक कौन सी होती है बेटा? जिला स्तर पे।
ठीक है। तो और देखिएगा इन तीनों में कौन कौन सी पंचायतें होती हैं, तो देखेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगी, ग्राम पंचायत। यहां पर क्या होगी, ग्राम पंचायत। इसमें क्या होती है, पंचायत समिति। और उसके बाद क्या होता है यहां पर, जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है भाई। तो ये हो जाती है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता समिति, किसके अलावा भी बहुत समितियां थी, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, उसके बाद जीवीके राज समिति, ये सब समितियां थी। मगर ये आपसे उतना समितियां नहीं पूछता, मगर ये पूछता है जरूर आपसे, जो कि आपसे यहाँ पर हमने बता दिया आपको, क्योंकि आपका 11th का है तो 11th का संविधान आपके 11th में है ही, ठीक है ना। ये जो संविधान वाला पार्ट है ये कहाँ पर है बेटा, तो ये आपके ही बुक में तो है ही, तो इसलिए आप इसको जरा सा ध्यान से देखते हुए जाएंगे, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज क्लियर, सब कुछ शानदार है, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ऑल इज क्लियर। चलें आगे, कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं किसी बच्चे को, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आइए आगे देख लेते हैं। ये देखते हैं आगे, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। जब सेकेंड बुक जब हम पढ़ते हैं बेटा, जब सेकेंड बुक हम लोग देखते हैं, इस सेकेंड बुक में चैप्टर पहला जाता है राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय। तो राजनीति का अर्थ क्या होता है बेटा, तो राजनीति दो शब्दों का समूह है। राजनीति, राज मतलब शासन, और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। ठीक है, राजनीति का मतलब, राज का मतलब शासन, राज का मतलब क्या होता है, राज का मतलब शासन, और नीति का मतलब कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। ठीक है, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता में सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन को ऊंचा करना ही क्या होती है, राजनीतिक होती है। सही समय पर सही कार्य करने की बात की जाती है, जो कि हमने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये बात आप लोगों ने देखा, ये बात आप लोगों ने समझा, और बेहतर तरीके से आप लोगों ने इसको देख लिया। हमें नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट होगा, नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। ठीक है भाई, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता हमने बताया, स्वतंत्रता का अर्थ होता है, स्वतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस तंत्र, यानी कि स्व का मतलब होता है अपना, तंत्र का मतलब होता है कि देखेंगे कि बंधन, यानी कि अपने कायदे कानून में रहना, हर प्रकार के बंधन से मुक्त रहने का अर्थ स्वतंत्रता होती है। यानी कि स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है बेटा, तो स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है, तो ये देखेंगे, स्वतंत्रता का तात्पर्य बाह्य प्रतिबंधों के, बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से होता है, बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से होता है। ठीक है, स्वतंत्रता भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, तो ये बात हो जाती है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसके परिभाषा में हमने बता भी दिया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति है जिससे
किसी दूसरे का आघात न पहुंचे। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की आत्मा है, अभिव्यक्ति की योग्यता का विचार करना तथा उसके भीतर की संभावनाओं को विकसित करना, ये स्वतंत्रता होती है, जैसा कि हम आपको प्रस्तावना में भी बता रहे होते हैं। ठीक है बेटा, स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र माना जाता है। ठीक है भाई, जैसे हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, तो वह 5 प्रकार की स्वतंत्रता नोट डाउन कर लीजिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये चीजें हो जाती हैं भाई। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। एक बार जरा हमें बता देंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आप लोगों को, कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं समानता पर। ठीक है, आ जाते हैं समानता पे, इक्वलिटी। समानता क्या है? अर्थ सामान्य शब्दों में समानता, इक्वलिटी का अर्थ समान होने से है। सामान्य शब्दों में समानता का यही अर्थ लिया जाता है कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को समान समझा जाए। समानता न तो संभव है और ना ही स्वीकार्य है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि सभी लोगों को समान समझा जाए, क्योंकि शारीरिक बनावट के आधार पर, अपनी योग्यताओं क्षमताओं के आधार पर सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते, और अपनी योग्यता क्षमता और परिश्रम के आधार पर कुछ व्यक्ति, ठीक है, कुछ व्यक्ति विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें विशेष मानदेय तथा विशेष सम्मान मिलना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति जन्म से विकलांग होते हैं। कुछ ऐसे वर्ग से संबंधित व्यक्ति होते हैं जो पीढ़ियों से दासता का शिकार रहते हैं, ये भी होता है। ऐसे लोगों को विशेष सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वह समाज की मुख्य धारा में आ सके, जिससे कि समतामूलक विकास हो सके। क्या हो सके बेटा? समतामूलक विकास हो सके। ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ गए बेटा, अच्छे तरीके से समझ गए आप लोग। किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, होने भी नहीं चाहिए, ठीक ना। तो यहां तक ये बात जो थी हमने एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपको बताई। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? तो न्याय एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के लिए प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा था। न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है, अर्थात कभी कभी यह माना जाता था कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। कहा जाता है ना भाई कि जैसा आप बोएंगे भैया वैसे ही काटेंगे, तो ये बात होती है। और कभी कभी पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा में किए गए कार्यों का परिणाम माना जाता है। न्याय 4 आयामों का उपयोग करता है, अर्थात राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक हो जाता है। ठीक भाई, तो ये हमने क्या बता दिया? न्याय की बात बता दिया। अगर प्रस्तावना में बात करते हैं, संवैधानिक तौर पर संविधान में, तो संविधान की प्रस्तावना में अगर हम बात करते हैं, तो प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, न्याय के 3 आयाम है। एक
दो तीन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या आप लोग हमारी बात समझ गए? क्या आप लोग हमारी बात समझ गए? बताइएगा। तो ये बात आप लोग को क्लियर है? अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए? हाँ सर, सर क्लास में है सर, अभी आते हैं कुछ देर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लास लीजिए, आराम से। ठीक सर, ठीक है सर, ठीक, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, स्पष्ट है? चलिए अब देखिएगा, ये अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो आगे हम बात आपसे करेंगे। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गई होगी तो हम यहां तक आपको क्लियर करेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब बात होती है तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर ये सारे के सारे पहलू जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे और आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है ना भाई? तो हमने जो बताया कि आप लोगों को क्लियर हुआ भाई? आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जरा बता दीजिएगा आप लोग। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जरा आप लोग बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे चल रहे होंगे। ठीक है, डन है? डन है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे की पॉइंट देखते हैं। न्याय के प्रकार। न्याय, न्याय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और उसके बाद कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय, नैतिक न्याय, ये सब क्या है बेटा? ये न्याय के प्रकार हैं। ये सब क्या है बेटा? न्याय के प्रकार हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब न्याय के प्रकार हो जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया। तो ये न्याय के प्रकार हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे चलें? चलिए आइए आगे देख लेते हैं। क्लियर है भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हमें नहीं लग रहा है कि आप में से किसी को कोई दिक्कत है। चलिए, जब नहीं दिक्कत है तो चलते हैं आगे। अधिकार, अधिकार का क्या अर्थ होता है भाई? आखिर ये अधिकार क्या होते हैं? अधिकार का अर्थ क्या होता है? आइए आगे देखते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग है जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग अधिकार बन जाती है। समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया गया। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, मानवाधिकार दिवस कब मनाया था बेटा? तो 10 दिसंबर को मना दिया जाता है। तो ये मानवाधिकार की बात कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या नहीं किसी को, कोई दिक्कत भी नहीं किसी को। ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर, सब कुछ शानदार है। आइए आगे देखते हैं। नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप। इससे पहले हम एक बार आपको नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, नागरिकता, संविधान में ये नागरिकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिकता कहां पर है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से
11 तक में है। ठीक है भाई। अब क्या होता है नागरिकता, भारत में नागरिकता संबंधित प्रावधान ब्रिटेन से, कहां से लिया गया भाई? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है भाई। भारत में एकल नागरिकता का, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का, दोहरी नागरिकता का, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई। तो भारत और अमेरिका के बारे में हमने ये दो बातें देख ली और आपको बता दी। आई होप कि आप लोगों को बेटा ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए चलिए आगे चले भाई। चलिए, तो यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ मैम, हाँ मैम। अच्छा मैम, अभी तो क्लास में है मैम, कल तो संडे है ना मैम, तो वीक ऑफ कब होता है मैम? तो कल भी है ना मैम? अभी क्लास में, हम क्लास ही ले रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक 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 मैम, ओके मैम, ठीक मैम, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर तो हमने बता दिया आपको नागरिकता से संबंधित बातें। ठीक है, क्या बता दिया? नागरिकता से संबंधित बातें। अब देखिएगा आगे की बातें, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये नागरिकता से संबंधित बात हो गई, जैसा कि आपने यहां पर देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की, ये तो हमने बता दिया कि पूर्ण और समान सदस्यता से है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं। ठीक है, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है। जैसे 1989 में फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि, ये सारी सारी चीजें बेटा शामिल है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 9th-10th वगैरह में यूरोप में राष्ट्रवाद, इधर राष्ट्रवाद उधर राष्ट्रवाद पढ़ते रहे होंगे आप लोग। राष्ट्र जो होता है नेशन शब्द से मिलकर बनता है, इसकी उत्पत्ति होती है, राष्ट्र है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों राष्ट्र तथा अंग्रेजी भाषा के नेशन से मिलकर बना है, उसे कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ जो होता है नेसियो और नेटस से निकला है, जिसका अर्थ क्रमशः है जन्म या नस्ल से पैदा हुआ। ठीक है भाई,
धर्मनिरपेक्षता की बात कर लेते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसमें मूल सिद्धांतों के साथ साथ सभी कल्याण करना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हमने बता दिया यहाँ पर कि धर्मों को मानने का और प्रचार प्रसार करने की सारी चीजें होती हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया था बेटा? इसे बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इसमें इसको बाद में जोड़ा गया था। इसे धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया बेटा? प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है भाई, आइए। शांति का अर्थ होता है, सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध न होने से लिया जाता है। दो देशों के बीच हथियारों के साथ आमना सामना होना युद्ध होता है, युद्ध कहलाता है। जबकि देखेंगे रवांडा या बेल्चिनिया में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन शांति का अभाव था। शांति को हम हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देख सकते हैं। संघर्ष न होना, जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवादी, सांप्रदायिक किसी भी प्रकार का संघर्ष को न होने की बात की जाती है, शांति की चर्चा हो जाती है बेटा। और अंत में विकास, अंतिम टॉपिक जो होता है हमारा विकास का होता है। तो विकास की जब हम बात करते हैं, विकास क्या है, तो विकास से क्या अभिप्राय होता है, तो संकुचित रूप में इसका प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज व आधुनिकीकरण के संदर्भ में किया जाता है। व्यापकतम अर्थ में विकास उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों को वाहक है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। विकास की दृष्टि से विश्व के भाग, विकास की दृष्टि से विश्व को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित। भारत कैसा है बेटा? तो कहेंगे कि जैसे भारत क्या है, विकासशील देश है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हमने आपको जो आज थ्योरी दिया है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे और अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से करेंगे। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मगर हम अभी सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। तो हम इस क्लास को आज यहीं पर रखते हैं और आप लोग जरूर अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, लिख कर जाइएगा नीचे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, मजा आई ना, अच्छा आई ना। और उसके बाद लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, ये समझ लीजिए। और हाँ, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो अजय आदित्य सर करके हमारा नाम है, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे अजय आदित्य सर से मिल जाते हैं। अजय आदित्य सर ऑफिशियल करके टेलीग्राम है, वहाँ पर भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाउट डालिए। किसी भी प्रकार से आपको समस्या नहीं होना चाहिए। हम लोग 24/7 विद्याकुल आपके साथ है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हो गया आपको। थैंक यू सो मच। और आज की इस क्लास को हम बेटा यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी की मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार एंड बाय बाय और लव यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।